अब अपन आगे देखते हैं। तो देखिए, अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ना, ये तीन तरीके के होते हैं। एक होता है सीरस, एक होता है म्यूकस और एक होता है मिक्स्ड। ठीक है। तो ये जो ग्लैंड है ये किसके बेसिस पर है भाई? ये हिस्टोलॉजी के बेसिस पर है। ठीक है। कि हिस्टोलॉजी के बेसिस पर अपन ने ग्लैंड को तीन तरीके की बात रखा है, सीरस, म्यूकस और मिक्स्ड। क्या मतलब है सीरस का? सीरस का मतलब है ऐसे ग्लैंड जो कि ज्यादा को ऐसे सिक्रीशन करेंगे, वाटरी सिक्रीशन। ऐसे ग्लैंड से अगर कोई भी वाटर सिक्रीशन बहुत ज्यादा कर रहा है तो वो है सीरस ग्लैंड। म्यूकस का मतलब क्या है? कि जो म्यूकोइड सिक्रीशन ज्यादा करेगा। और मिक्स का मतलब क्या है? कि जो दोनों ही देगा। ठीक। तो एक्चुअली क्या होता है, आपने नेट में पढ़ा होगा हिस्टोलॉजी में, कि सीरस ग्लैंड जो होता है अपन ऐसे बनाते हैं। एक जो सीरस है कि नहीं होता है ना, तो यहाँ पर ऐसे ये अपन बना देते हैं। और ये क्या होता है? ये लाइट होता है। ठीक, लाइट क्यों होता है? क्योंकि वाटर सिक्रेशन है। हमारे पास अगर म्यूकस होगा तो म्यूकस में ये होता है ना। और अपन लाइलैक वाइलैक पेंसिल से क्या करते हैं कि अपन जो लाइलैक पेंसिल होती है उससे अपन इसको क्या कर देते हैं? शेड कर देते हैं ऐसे। ठीक है। तो अपन ये शेड क्यों कर रहा है? क्योंकि म्यूकॉइड सिक्रेशन है। म्यूकॉइड है तो ये कैसा होगा? ये ठीक दिखेगा, डार्किश दिखेगा हमें कहाँ पे? माइक्रोस्कोप में। इसलिए अपन इसको ऐसा करते हैं। ठीक है। तो ये आपको पता होगा। और मिक्स में दोनों ही दिखते हैं। अब अपन बात करें अगर सलाइवा की, तो सलाइवा में हमारा दो चीजें होती है। एक होता है वाटर और एक होता है सॉलिड पर। तो मेनली हमारा जो फोकस होता है वो किस पे होता है? सॉलिड पे, है ना। जबकि सॉलिड कितना है? 0.5% ही। और 99.5% जबकि हमारा वाटर है। तो हमारा फिर भी मेन फोकस किस पे? सॉलिड पे। क्यों? क्योंकि भाई सॉलिड है जो क्या करेगा? जो सारी चीजों को कंट्रोल कराता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है? इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना। तो हमारे लिए दो काम के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसके अलावा भी गैसेस भी होती हैं, लेकिन हमारे वो इतनी काम की नहीं है। तो हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मेनली होता है। ठीक, गैसेस में आप ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन बोल सकते हो, लेकिन वो इतनी काम की नहीं है। ऑर्गेनिक में जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं एंजाइम। देखो यहाँ पर एमाइलेज है, एमाइलेज का जो नाम क्या है? वो टाइलिन है। ठीक है। माल्टेस है ना। लिंगुअल लाइपेज है, लाइसोजाइम है, फॉस्फेट है, कार्बोनिक एनाइड्रेस है, और क्या है? कैलिक्रेन। तो ये आप नाम याद रखो चाहे ना रखो, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है। लेकिन इतने आपको पता होने चाहिए कि ये होते हैं। अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या है? आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या नहीं है? प्रोटीएज नहीं है। ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन का डाइजेशन माउथ से चालू नहीं होता। कहाँ से चालू होता है? स्टमक से, है ना। ये एक सवाल पूछते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या है? एल्बुमिन होता है, हाँ, प्रोलीन रिच प्रोटीन्स होते हैं, लैक्टोफेरिन होता है, आईजीए। आईजीए क्या है? एंटीबॉडी है। ठीक है। तो ये एंटीबॉडी, तो यहाँ पास क्या मिलता है? हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड होती है थोड़ी सी। ठीक है। है ना। अमीनो एसिड्स भी होते हैं, क्योंकि एसिड है तो इसका जो पीएच होगा वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है। तो इसका पीएच नियरली 6.5 होता है। ठीक। तो ये आप ऐसे कॉमन सेंस अपनी चीजें लगा सकते हैं। और मेन बात ये कि ग्लूकोज नहीं पाई जाती। ग्लूकोज नॉर्मली एब्सेंट होती है हमारे सलाइवा में, लेकिन अगर प्रेजेंट हो रही है तो वो काय का पेशेंट है? वो डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट है। फंक्शन की बात करें साहब, तो फंक्शन क्या है? स्वेलो करना फूड को। ठीक है। मतलब अगर है फूड में सलाइवा है तभी वो अंदर जाएगा। कहाँ? ईसोफेगस से। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको क्या मिलेगा? स्लिपरी स्लिपरी नेचर मिलेगा। तो ये जो बोलस बनेगा वो अंदर चला जाएगा। बोलस मतलब क्या होता है? कॉर। ठीक है। उसका क्या है? डाइजेस्टिव फंक्शन है इसका, जैसे अपन देख चुके हैं, है ना। कि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को क्या कराता है? ये डाइजेशन चालू करा देता है। ठीक। इसके अलावा और क्या करता है भाई? इसके अलावा इसके जो फंक्शन है वो क्या है? क्लीन, प्रोटेक्ट करना। ठीक है। हमारे फूड को क्लीन करना, प्रोटेक्ट कराना, हमारे फूड को सॉफ्ट बनाना। ठीक है। प्रोटेक्टिव कैसे? क्योंकि यहाँ पास एंटीबॉडी पाई गई थी, आईजीए वाली। ठीक है। ऐसा। और क्या है? बोलने में स्पीच करता है सलाइवा। जब भी अपन बोलते हैं तो हमारी टंग को लुब्रिकेशन चाहिए होता है, तो लुब्रिकेशन में हेल्प कराता है। ये लोग नहीं बताते, तो ये आपको पता होना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करने में हेल्प करता है सलाइवा। अगर मानो कि किसी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हमारा जो सलाइवेशन है वो क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है, जिससे हमारी ओरल कैविटी क्या रहे? कूल रहे। ठीक है। तो इसमें काम करता है। वाटर का बैलेंस बनाने में काम करता है। अगर किसी में ओवर हाइड्रेशन हो गया, ठीक है, तो अगर ओवर हाइड्रेशन हो गया तो ये क्या करेगा? ये वाटर का एक्सक्रीशन करना चालू कर देगा ज्यादा, है ना। वाटर का एक्सक्रीशन ज्यादा करेगा तो वाटर बाहर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो, अब हमारी जो पैरासिम्पथेटिक सप्लाई है वो कैसे है ना। पैरासिम्पथेटिक सप्लाई जो है वो कैसे है? तो देखो, सबसे पहले क्या है? सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस होता है ब्रेन में। ठीक है। सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस से पाथ जाता है कहाँ? जेनिकुलेट गैंग्लियन में। ठीक। जेनिकुलेट गैंग्लियन में गया तो वहां पास क्या थी? जेनिकुलेट गैंग्लियन से जा रहा है सुपीरियर, है ना। सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस से आया, जेनिकुलेट गैंग्लियन में गया। जेनिकुलेट गैंग्लियन से ये जो नर्व जा रही थी,
अब क्या हुआ कि फेशियल नर्व की एक बार ब्रांच होती है कॉर्डा टिम्पेनी, तो फेशियल नर्व की ब्रांच जो थी वो कॉर्डा टिम्पेनी वो इसके साथ जुड़ जाते हैं और एक कॉमन नर्व बनाते हैं। ठीक है, अभी तक ये जो फाइबर्स हैं ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, है ना। ठीक, अब इसके साथ लिंगुअल नर्व भी जुड़ जाती है। ठीक है, और ये तीनों जा करके एक गैंग्लियन में रिले करते हैं जिसे कहते हैं सब मैक्सिलरी गैंग्लियन। गैंग्लियन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ तुम्हारे फाइबर्स, है ना, आउटसाइड दी सीएनएस, उसको क्या कहते हैं, गैंग्लियन कहते हैं। ठीक है, तो वहां पास आती है। अब यहाँ पास से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जाते हैं और वो कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं, सब मैक्सिलरी को और सब लिंगुअल ग्लैंड को। ठीक है, पैरोटिड को नहीं कर, पैरोटिड का ओटिक गैंग्लियन होता है। तो क्या हुआ, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से निकला, जेनिकुलेट गैंग्लियन में गया, जेनिकुलेट गैंग्लियन से फिर वहां पास से फेशियल नर्व की कॉर्डा टिम्पेनी वाली ब्रांच आई, है ना। ये दोनों आपस में जा रहे थे, फिर बाद में लिंगुअल नर्व भी अटैच हो गया और जाकर के सब मैक्सिलरी गैंग्लियन में सप्लाई कर दिया। वहां पास से पोस्ट गैंग्लियन फाइबर निकले और वो सब लिंगुअल पैरोटिड सब सब लिंगुअल और सब मैक्सिलरी में जाकर के सप्लाई कर दिए। ये पाथवे फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एनाट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखो क्या है, वहां पास क्या था, सुपीरियर सेलेब्रेटरी न्यूक्लियस, यहाँ पास क्या है, इंफीरियर सेलेब्रेटरी न्यूक्लियस। ठीक है, इंफीरियर सेलेब्रेटरी न्यूक्लियस से क्या हुआ, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की ब्रांच, टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व गई, है ना। तो टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व गई, है ना, वो कहाँ पे है, टिम्पेनिक प्लेक्सस में। टिम्पेनिक प्लेक्सस के साथ क्या हुआ, वहां से एक नर्व निकली, लेसर पेट्रोसुलनर, लेसर पेट्रोसुलनर ओटिक गैंग्लियन पे जाकर के रिले करी, ओटिक गैंग्लियन से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकले और वो जाकर के कहाँ सप्लाई कर दिए, हमारे पैरोटिड को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से क्या होता है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की जो ब्रांच है ना, कि टिम्पेनिक ब्रांच जाकर के टिम्पेनिक प्लेक्सस में रिले करते हैं, टिम्पेनिक प्लेक्सस से फिर एक ब्रांच निकल जाती है लेसर पेट्रोसल नर्व, वो जाकर के ओटिक गैंग्लियन में करता है और ओटिक गैंग्लियन से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकल करके सप्लाई कर देता है पैरोटिड को। ठीक है भाई, इतना तो समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। इसके बाद आता है हमारे पास क्या, सलाइवरी रिफ्लेक्स होते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के रिफ्लेक्स होते हैं, अनकंडीशनल और कंडीशनल रिफ्लेक्स। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स क्या होता है, ये रिफ्लेक्स जो होता है ये बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। ठीक, अनकंडीशनल नाम ही है जिसकी किसी भी कंडीशन ना हो, मतलब मैंने किसी बच्चे के मुंह में, पैदा हुए बच्चे के मुंह में उंगली रख दिया, तो जैसे मैंने उसके मुंह पे उंगली दे मारी, है ना, तो जैसे ही दिया तो उसका सलाइवा चालू हो गया। ठीक है, तो मैं अगर उसके मुंह पे कुछ भी रखता हूँ तो उसका सलाइवेशन चालू हो जाता है। लेकिन वहीं पास अगर कंडीशनल रिफ्लेक्स होगा तो इसका जो सलाइवेशन है वो तभी आएगा जब वो या तो टेस्ट करे किसी फूड को, या तो स्मेल करे, या फिर उसके बारे में सोचे। ठीक, ऐसे ही अगर आप किसी के मुंह पे उंगली दे दोगे तो उसके में सलाइवेशन चालू नहीं होगा, है ना? लेकिन भाई बच्चा हुआ तो क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो दैट इज अनकंडीशनल रिफ्लेक्स और दिस इज कंडीशनल रिफ्लेक्स। तो यहीं तक था हमारा माउथ, माउथ खत्म हो गया। ठीक है, अब अपन आते हैं क्या, स्टमक में। स्टमक में हमारे पास तीन पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस बॉडी और पाइलोरी। ठीक है, ये फंडस पार्ट होता है जो कि एसोफेगस के जस्ट ऊपर होता है ना। ये वाला जो पार्ट होता है ये कार्डियक पार्ट होता है। इसके अलावा ये पूरी बॉडी होती है। ठीक है, और ये पाइलोरस पार्ट होता है ना, यहाँ पास पाइलोरिक स्फिंक्टर होते हैं, यहाँ पास कार्डियक स्फिंक्टर होता है। ठीक है, अब यहाँ पास कुछ सेल्स होते हैं। ठीक, तो देखो एक बात देखो, ये जो मैं डायग्राम है ये मैं अंदर की तरफ का दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ये बने हुए हैं, तो इसको मैं यहाँ पास ऐसे जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ पर ये गैस्ट्रिक पिट होती है। ठीक है, गैस्ट्रिक पिट का काम क्या है कि ये पिट का मतलब होता है गड्ढा, तो यहाँ पर जो भी सिक्रीशन होगा वो इस गड्ढे के थ्रू कहाँ जाएगा, स्टमक में आते जाएगा। ठीक, इसकी ये जो नेक है, नेक पे जो सेल्स होते हैं इसको कहते हैं म्यूकस नेक सेल्स। ठीक है, क्योंकि ये सेल्स नेक में है तो नेक सेल्स, क्योंकि ये म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं म्यूकस सब्सटेंस, तो म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल क्यों सिक्रीट होता है, क्योंकि ये क्या करता है, एचसीएल सिक्रीट होगा तो इसको प्रोटेक्ट भी तो करना है, तो प्रोटेक्शन में काम करता है। ठीक है, नहीं तो एचसीएल क्या करेगा, छेद करके चला जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या होते हैं, चीफ सेल्स होते हैं, है ना, और पेराइटल सेल्स होते हैं। ठीक है, और नीचे क्या होती है, ल्यूमेन होती है। चीफ सेल्स जो होते हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं, चीफ सेल हमारे प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रेट करते हैं, है ना, पेप्सिनोजन, रेनिन, लाइपेज। ठीक है, ये सब। जबकि जो पेराइटल सेल्स होते हैं ये दो चीजें सिक्रेट करते हैं, एचसीएल और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन बी12 के अब्जॉर्प्शन में हेल्प कराता है, जबकि एचसीएल क्या कराता है, फूड को
सीमेंटिंग मटेरियल को डिजनरेट करता है ना, मतलब सॉफ्ट करता है, ठीक है, और बाकी चीजें, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ये एक्चुअली क्या है, HCl अगर नहीं बनेगा ना तो आपके एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगे, ठीक है। तो इनको एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, तो ये वो चीज कराता है कि आपके एंजाइम एक्टिवेट हो जाए मेनली, है ना। ठीक। देखा देखो यहाँ पर ये जो पैराइटल सेल है, पैराइटल सेल पर क्या है, पैराइटल सेल पे यहाँ पर देख रहे हो आप, हो गया आप गड्ढे गड्ढे से ऐसा, लेकिन बाकी सेल देखो यहाँ पास नहीं है ये गड्ढे, है ना। कोलुमनर सेल्स तो सभी हैं, लेकिन यहाँ पास क्या है, गड्ढे नहीं है ये, जैसे यहाँ पास पिट है, तो इसको कहते हैं कैनालिकुली। ये कैनालिकुली से अपन डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई बाकी सेल्स कैसे डिफरेंशिएट हो रहे हैं ना, तो पैराइटल सेल में कैनालिकुली होता है और जो HCl सिक्रीशन में हेल्प कराता है। और हमारे फिजियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है कि HCl का सिक्रीशन कैसे कराएं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्या, गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में जो होता है वही वाटर 99.5% सॉलिड होता है ना। इसमें भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक में तो हमें पता है HCl, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, ये सब होता है। ऑर्गेनिक में क्या है, ऑर्गेनिक में हमारे सारे एंजाइम्स आ जाते हैं, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, है ना, यूरिएज, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे जो ऑर्गेनिक, वो म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक। तो यहाँ तक तो ठीक था। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो है क्या हमारे पास, वो है सिक्रीशन ऑफ HCl, ठीक। HCl का सिक्रीशन, अब एक बात समझो, ये हमारे पास क्या था, ये स्टमक था, ठीक है। तो ये जो स्टमक था, ठीक, स्टमक में यहाँ पास क्या है, यहाँ पर है ब्लड वेसल्स, ये है ल्यूमेन, ठीक। और यहाँ पास अपन कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पास है सेल, ठीक। तो यहाँ पर ये जो सेल है ना, तो ये जो सेल है, तो ये सेल ऐसे है, तो जब ये सेल ऐसे है, तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास ये वाली जो साइड है, ये ब्लड वेसल वाली साइड है, आगे वाली जो साइड है वो ल्यूमेन की साइड है, और बीच में ये जो है ये क्या है, ये सेल है, ठीक। तो अब इसकी मदद से अपन ये डायग्राम देखते हैं, ठीक। ये पेराइटल सेल, ये बीच वाला सेल आ गया, ये ल्यूमेन साइड है, तो ये ल्यूमेन यहाँ आ गई, और ये ब्लड वेसल वाला साइड ये आ गया, ठीक। तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पे ब्लड वेसल होगी, ये यहाँ पे ये ब्लड वेसल है, ठीक है। और यहाँ पास क्या है, ल्यूमेन है। समझ में आ गया ये डायग्राम का ओरिएंटेशन कैसा है। तो अब देखो अब क्या हो रहा है, हमारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से हमारा जो सेल है वो क्या जनरेट करते हैं भाई, वो CO2 जनरेट करते हैं सेल में, क्योंकि साइटोप्लाज्म में तो सेल में पानी भरा हुआ है, ठीक। तो CO2 और पानी मिलकर के क्या बना देंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेट, सॉरी H2CO3 बना देंगे। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में H2CO3 बना दिए। अब ये जो H2CO3 है, इस पे वापस कार्बोनिक एनहाइड्रेट जाकर के एक्ट करेगा और इसको तोड़ देगा H+ और बाइकार्बोनेट में। अब हमारी बॉडी में H+ बन रहा है पैराइटल सेल के अंदर, और बाइकार्बोनेट आ रहा है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब हमारी बॉडी के हर सेल में, ऑलमोस्ट हर सेल में सोडियम पोटेशियम क्या होता है, ATPase होते हैं, ठीक। तो क्या करते हैं, 3 सोडियम बाहर फेंकते हैं और 2 पोटेशियम अंदर लेते हैं, ठीक। तो पोटेशियम अंदर आ रहा है। अब तो यहाँ पास क्या हो रहा है कि यहाँ पास पोटेशियम बढ़ता जा रहा है, ठीक, और सोडियम क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ना, सोडियम कम होता जा रहा है बाय हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई सोडियम पोटेशियम ATPase तो आ रहा है, ठीक। तो जैसे जैसे पोटेशियम अंदर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, है ना। तो अब यहाँ पर जो एक चैनल काम करता है उसको अपन कहते हैं क्या, H+K+ATPase। ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। H+K+ATPase जो होता है, तो H+K+ATPase जो है, ये क्या करेगा, ये भी यहाँ पास से पोटेशियम अंदर लेकर के आएगा, इसके रिस्पॉन्स में H+ बाहर भेजेगा। एक पॉजिटिव आयन अगर अंदर आ रहा है तो एक पॉजिटिव आयन बाहर भेज रहा है, ठीक। तो यहाँ पास पोटेशियम, तो पहले सोडियम पोटेशियम ATPase भी बढ़ा रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये भी हमारा जो है H+K+ATPase, ये भी पोटेशियम इंक्रीज कराते थे, तो यहाँ पास पोटेशियम की कंसेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अब बढ़ जाएगी तो यहाँ पास क्या होगा, पोटेशियम के लिए पैसिव चैनल्स होते हैं, तो यहाँ पास पोटेशियम का जैसे कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये डिफ्यूज होकर के वापस यहाँ जाएगा, ठीक। तो जैसे ये वापस यहाँ आएगा तो यहाँ पास वापस आएगा, तो यहाँ पे वापस कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, तो ये पोटेशियम वापस अंदर आ जाएगा, और ये प्रोसेस ऐसे चलती रहेगी। तो जब ये चल रही है तो अब आप देखो H+K+ATPase के कारण यहाँ पास H+ आ गया, और ये H+ कहाँ पे है, ये H+ है हमारे ल्यूमेन में, गैस्ट्रिक ल्यूमेन में है, तो H+ आ चुका है। अब ये जो बाइकार्बोनेट है, अब क्योंकि बार बार
CO2 बन रहा, पानी के कारण कंबाइंड हो रहा, बाइकार्बोनिक एसिड बन रहा, अभी बाइकार्बोनिक एसिड वापस से टूट रहा तो बाइकार्बोनेट बन रहा। अभी बाइकार्बोनेट यहाँ पर जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पास हमारे पास होते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड काउंटर ट्रांसपोर्ट, है ना। ये कैसे है, ये सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि भाई यहाँ पास ये जो है, तो ये जैसे ही बढ़ेगा तो ये बाहर फेंकेगा और एक नेगेटिव चार्ज के रिस्पॉन्स में क्या अंदर भेज देगा, क्लोराइड। तो क्लोराइड अंदर आते रहेगा, ठीक है। तो क्लोराइड की कंसंट्रेशन अब क्या होगी, अब बढ़ेगी। जैसे बढ़ेगी तो क्लोराइड भी डिफ्यूज होकर के कहाँ जाएगा, गैस्ट्रिक ल्यूमेन में आ जाएगा। तो यहाँ से H+ आ गया, यहाँ से Cl आ गया। अब ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बना देंगे, HCl बना देंगे, और ये कहाँ बनेगा, ल्यूमेन में। तो इस तरीके से सिक्रीशन होता है किसका, इस तरीके से सिक्रीशन होता है हमारा HCl का, ठीक है। तो क्या HCl पैराइटल सेल के अंदर बनता है, नहीं। क्या HCl ल्यूमेन में बनता है, जी हाँ, ल्यूमेन में बनता है ना। मदद कौन कराता है बनाने में, पैराइटल सेल मदद कराते हैं, ठीक है। लेकिन क्या पैराइटल सेल के अंदर सिक्रीशन होता है, तो पैराइटल सेल के अंदर सिक्रीशन नहीं होता। गॉट माई पॉइंट। दूसरी बात, अपन यहाँ पर क्या खाते हैं, अपन जब भी खाते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जैसे कि अब तुमने बहुत कॉमन गोली सुनी होगी पेंटॉप। तो ये क्या होता है, पेंटोप्राजोल, ठीक है। पेंटोप्राजोल होती है जो गोली होती है, पेंटोप्राजोल, ठीक है। ओमेप्राजोल, ठीक। तो ये जो होती है क्या होती है, ये पोटेशियम के साथ कॉम्पिटिशन करती हैं बाइंड होने के लिए। तो ये क्या करेगी कि K+H+ एटीपीज जो है इससे कंपटीशन करेगी। तो पोटेशियम के साथ अगर ये कंपटीशन करेगी तो पोटेशियम को बाइंड होने नहीं देगी। तो अगर पोटेशियम बाइंड नहीं होगा तो बताओ क्या ये पंप काम करेगा, नहीं करेगा। तो अगर ये पंप काम ही नहीं करेगा तो क्या H+ बाहर आएगा, नहीं आएगा। तो अगर H+ ही नहीं आएगा तो क्या HCl बनेगा, नहीं बनेगा। इसीलिए जो हमारी जो क्या है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, जैसे कि पेंटॉप है, वो हमारे HCl को बनने नहीं देती, ठीक है। और ये प्रोसेस एक्टिवेट कब होगी, ये प्रोसेस एक्टिवेट तभी होगी जब हमारे पास क्या बन रहा है, ये आ रहा है ना। अल्टीमेटली जब यहाँ पास बढ़ेगा, ठीक है, तभी तो डिफ्यूज होकर के बाहर आएगा पोटेशियम। और ये बढ़ाने के काम कौन कर रहा है, ये भी कर रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जब भी अपन खाना खाते हैं तो हमें थोड़ा सा ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज से एटीपी बनता है, और ये जो एटीपी है यही इनिशिएट कराता है इस प्रोसेस को, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि HCl खाना खाने के बाद ही क्यों बनता है, या फिर अपन कुछ थिंक करते हैं तो क्यों बनता है, ठीक है। तो उसका कारण ये है ना, ठीक। अब HCl बन तो गया। अब HCl बनने में हमारे पास 3 फेजेस होते हैं, एक होती है सिफेलिक फेज, ठीक, एक होती है गैस्ट्रिक फेज, और एक होती है इंटेस्टाइनल फेज। सिफेलिक फेज वो फेज होती है जहां पास केवल न्यूरोनल एक्टिविटी होती है, यहाँ पास कोई भी केमिकल एक्टिविटी नहीं होती, किसी भी उसकी सिफेलिक फेज होगी उसमें केमिकल फेज नहीं आती, केवल और केवल न्यूरोनल फेज आते हैं। तो केमिकल फेज अगर नहीं आती तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पर एक होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स और एक होता है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर क्योंकि यहाँ पर सिक्रीशन करना है तो कौन सी नर्व आएगी भाई, पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, क्योंकि जीआईटी और सिक्रीट करा देगी गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक फेज में क्या होगा, जो हमने खाना खाया, खाना मतलब बोलस खाया, वो पेट में पहुंच गया तो यहाँ पर गैस वेगस तो आएगा, साथ में लोकल नर्व भी होगी, है ना। क्यों, क्योंकि वो जाकर के टकराएगा फुट, और जैसे स्टमक से जाकर के टकराएगा तो जो वहां पर लोकल नर्व है वो भी स्टिमुलेट होगी, तो यहाँ पर किसका सिक्रीशन हो, गैस्ट्रिक को स्टिमुलेट कर देगा, गैस्ट्रिक जूस को। इंटेस्टाइनल फेज में केवल हार्मोनल होते हैं, मेनली हार्मोनल होते हैं, नर्वस थोड़ा बहुत होता है लेकिन हार्मोनल, है ना। अब ये जो काइम है कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। तो गैस्ट्रिन क्या करेगा, गैस्ट्रिन क्या कराता है, स्टिमुलेट कराता है, क्या, पेरिस्टल्सिस, है ना। तो स्टिमुलेशन होगा गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट होने के कारण। और ये जो एंजाइम है सिक्रेटिन, सीसीके, है ना, सोमेटोस्टेटिन, ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को, सिक्रीशन को, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन के कारण क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, और इनके कारण क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस इनहिबिट होता है। तब बताओ जो हमारे पास जो फूड है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है इंटेस्टाइन में। तो अगर इंटेस्टाइन में जा रहा है तो क्या हमें इसको बढ़ाना है या कम करना है, इसको गैस्ट्रिक जूस को हमें कम करना है। तब क्या होगा, ये जो गैस्ट्रिन सिक्रेशन क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। जैसे जैसे फूड का अमाउंट कम होगा वैसे वैसे गैस्ट्रिन कम होने लगता है, और ये सारी चीजें क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये। इसके बाद एक आता है वेगो वेगल रिफ्लेक्स, है ना, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। फिर बाकी का अपन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वेगो वेगल रिफ्लेक्स, तो वेगो वेगल रिफ्लेक्स क्या होता है भाई, वेगस के कारण, वेगस से रिफ्लेक्स जो उसको मिल जाता है उसके को कहते हैं क्या, वेगो वेगल रिफ्लेक्स। कैसे, इस पे दो पाथवे होते हैं, एक सेंसरी पाथवे और एक क्या होता है, मोटर पाथवे, है ना। मतलब एक इफरेंट पाथवे और एक एफरेंट पाथवे, ठीक। तो क्या है, जैसे ही फूड आया,
इनपुट जैसे ही आया तो क्या हुआ कि यहाँ पास से ये जो वेगस के सेंसरी फाइबर्स थे ये सिग्नल लेकर के गए मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जो कि डोर्सल न्यूक्लियस था वेगस का, वहां पर सिग्नल गया, वहां पास से मोटर फाइबर आए, और मोटर फाइबर आकर के वेगस के मोटर फाइबर आए, मोटर फाइबर आकर के बोले कि साहब यहाँ पास क्या करो, यहाँ पे गैस्ट्रिन का सिक्रीशन कराओ और स्टिमुलेट करो एचसीएल का फॉर्मेशन, तो एचसीएल का फॉर्मेशन होने लगा। तो वेगस से ही गया और वेगस से ही लौट करके सिग्नल आया वेगो वेगल रिफ्लेक्स, और जिसके कारण क्या चीज सिक्रीट हो गया, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो गया। समझ में आ रहा है ना वेगो वेगल रिफ्लेक्स क्या होता है। इसके बाद हमारे पास दो डिसीज होती हैं, पेप्टिक अल्सर डिसीज और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। तो ये क्या होते हैं ये अपन आने वाली वीडियो में देखेंगे कि पेप्टिक अल्सर कैसे होता है और ये क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। अब यहाँ तक अगर बने हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहो, ठीक है। मिलते हैं